ऑफ थीसिस एक ऐसी इंडियन फिल्म है जिसको हर किसी को देखना चाहिए। जब वो वापस आ रहा होता है तो ट्रेन का एक सीक्वेंस है, जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा पानी बेच रहा है और पानी लेता है वो उससे। और उस सीन के बाद कभी भी हम पूरी फिल्म में मिनरल वाटर की बोतल नहीं देखते हैं। बारिश को सेंसुअलिटी के लिए भी यूज करते हैं। अब टिप टिप बरसा पानी देख ले या कांटे नहीं कटते देख ले तो उसमें थोड़ा सा सेंसुअल फीलिंग है बारिश। और वो फादर को हार्ट अटैक आया है घर में, तो फादर को लेके जब ये हॉस्पिटल जा रहा है, वो साइकिल पे जा रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है उस समय, जहाँ पे गुरुदत्त चलते हुए आ रहे हैं, बहुत बूढ़े हो चुके हैं और अपने स्टूडियो में एंटर कर रहे हैं। रणबीर के जो कपड़े हैं दे सिग्निफाई द ब्रेन का जो कलर होता है। हाँ, तो सिंबोलिज्म की जहां तक बात है, वो मुझे लगता है कि कई बार वो राइटर से आ सकता है और मोस्टली वो मेरे हिसाब से डायरेक्टर्स से आता है। सिंबोलिज्म क्या है? सिंबोलिज्म कोई भी चीज जो एविडेंट नहीं है, जो आपको थोड़ा सा अलग तरीके से एक पर्टिकुलर चीज के बारे में समझाने की कोशिश कर रही है। वो सिंबोलिज्म हो सकता है कि कोई एक छोटी सी चीज हो सकती है। मान लिया आप घड़ी दिखा दी, तो घड़ी से आप शायद किसी का टाइमलाइन जो है वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सीढ़ियां दिखा दी, तो सीढ़ियों से आप ये कह सकते हो कि अच्छा, आपको कोई जर्नी पे जाना है, कहीं आप जा रहे हो ऊपर, कहीं आप नीचे आ रहे हो। ट्रेन्स जनरली बहुत ज्यादा यूज होती हैं। सत्यजीत रे पर्टिकुलरली ट्रेन्स को बहुत ज्यादा यूज करते थे जर्नी दिखाने के लिए। बहुत सारे डायरेक्टर्स ने अलग अलग तरीके से ये यूज किया है, लेकिन सिंबोलिज्म का बेसिक मतलब ये होता है कि आप विजुअल स्टोरी टेलिंग को एक अलग अलग लेवल पे आप लेके जा रहे हो। आप डायरेक्टली वो चीज की बात नहीं कर रहे हो, आप कुछ और चीज के तरीके से उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो। वो किसी डायलॉग के थ्रू भी हो सकता है, और वो चीज कोई आप एक पर्टिकुलर चीज दिखा सकते हो, आप विजुअली कोई चीज दिखा सकते हो। वो एक सिंबोलिज्म होता है। सिंबोलिज्म को बहुत अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर किया गया है। जनरली कॉमेडीज या जो रोम कॉम्स होती हैं, रोमांटिक फिल्म्स होती हैं, उसमें नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें जनरली बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें होती हैं। आपको चीजें बतानी है, आपको समझानी है। कॉमेडी में आप क्रिप्टिक नहीं जा सकते। कॉमेडी ऐसी चीज नहीं है जो आपको डिकोड करनी हो। कॉमेडी आपको इमीडिएटली ग्रेटिफिकेशन चाहिए। कॉमेडी में आपको इमीडिएटली हंसना है। रोमांटिक फिल्म्स में इमीडिएटली अगर वो पलट 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 शाहरुख खान कह रहा है, तो अगर वो पलटेगी तो आपको फील होगा कि अरे वाह, मजा आ गया, पलट गई। उसमें आप सिंबोलिज्म में नहीं जाओगे। सिंबोलिज्म में आप जा पाते हो जब आपको कोई चीज का प्रोफाउंड कंसेप्ट समझना है, आपको कोई एक फिलॉसफी समझनी है, आपको एक चीज को समझ के देखना है कि अच्छा हाँ, इसके पीछे का क्या मीनिंग हो सकता है, फिल्म मेकर क्या कहना चाहते हैं, मैं वो समझूं। तो बहुत अलग अलग तरीके हैं उसको दिखाने के। कोई कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही सिंबॉलिकली हैवी फिल्म्स बनाते हैं। जनरली कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं। ऑफ थीसिस एक ऐसी इंडियन फिल्म है जिसको हर किसी को देखना चाहिए, समझने के लिए कि इंडियन फिल्म्स भी किस लेवल पे जा रही हैं। अगर मैं शिप ऑफ थीसिस की बात करूं, ये जो कंसेप्ट है शिप ऑफ थीसिस, यही खुद में एक बहुत सिंबॉलिक कंसेप्ट है। और इसको जब फिल्म में बनाया गया है तो ये एक साइकोलॉजिकल फिल्म है, एक स्पिरिचुअल फिल्म है, और बहुत अच्छी सिंबल्स के थ्रू ही आपको बहुत सारी चीजें बताती है। अब उसमें सिंबल जो है वो लाइटिंग के भी हैं, सिंबल जो है वो डायलॉग्स के हैं, सिंबल उनके कपड़ों के हैं, सिंबल जो लोकेशंस यूज करी गई हैं उसके हैं। तो हर चीज के पीछे का एक मीनिंग है जो हमको समझना होता है। इम्तियाज अली बहुत ज्यादा सिंबल्स यूज करते हैं। इम्तियाज अली ट्रेन्स को, इम्तियाज अली ओपन फील्ड्स को बहुत ज्यादा दिखाते हैं टू कन्वे अ पर्टिकुलर इमोशन। यहां पे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं जो बहुत सारे लोगों को शायद उससे वो रिलेट भी कर पाएंगे। स्वदेश एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की, आशुतोष गोवारिकर ने उस फिल्म को बनाया। स्वदेश में जो आपका कैरेक्टर है मोहन भार्गव, वो अमेरिका से इंडिया आया है। और इंडिया आने में मतलब उसका इनिशियल प्लान थोड़ी था कि वो इंडिया में रुक जाएगा। हमें पता है कि इवेंचुअली वो इंडिया में रुक गया। बट जब वो इंडिया आया है और वो अपनी अपनी कावेरी अम्मा को लेने के लिए आया है, बहुत सारी बार अगर आपको ध्यान हो तो उस फिल्म में पानी की, मिनरल वाटर की बॉटल्स दिखाई गई हैं, और वो हमेशा पानी उनसे पीता है क्योंकि वो कैरावान में आया है और बहुत सारी बॉटल्स उसके पास हैं। और वो बहुत ही एक्सप्लिसिटली दिखाई भी हैं शॉर्ट्स में। वो खाना खा रहा है जमीन पे बैठ के, तब भी बॉटल है। वो अगर कैरावान में कहीं पे जा रहा है बैग पैक करके, तब भी बॉटल्स हैं। वो बॉटल्स हमेशा दिखाई गई हैं। एक सीन आता है फिल्म में जहां पे वो उस गांव से वो पैसे लेके वापस आ रहा था। पैसे वो नहीं ला पाया, चरण दास या कुछ नाम था, वो पैसे नहीं ला पाया और अपने पैसे भी उसको देके आ गया क्योंकि वो इतनी गरीबी थी उसके पास। जब वो वापस आ रहा होता है तो ट्रेन का एक सीक्वेंस है, जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा पानी बेच रहा है और पानी लेता है वो उससे। जब वो पानी लेता है, आपको ध्यान हो, वो एक कुल्हड़ में, मिट्टी के कुल्हड़ में वो पानी देता है, और वो पानी वो पहली बार पिया है। अब ये एक सिंबोलिज्म है। यहाँ पे आम जनता को शायद ये समझ में नहीं आएगा कि ये सिंबोलिज्म क्यों है। ये सिंबोलिज्म इसलिए है कि उसने उस मिट्टी को एक्सेप्ट किया है, उसने उस धरती को एक्सेप्ट किया है। कुल्हड़ में देने का पॉइंट ही ये है।
वो हम्म। बच्चा कांच का गिलास भी दे सकता था, वो बच्चा स्टील का गिलास भी दे सकता था। हम्म। बच्चे के पास कुल्हड़ होने का मतलब ही ये है कि आपने उस गांव की मिट्टी को, गांव को एक्सेप्ट किया, और अब आप वो पानी, वो चीज अपने अंदर, पानी हमारी बॉडी में जा रहा है, हमारे सिस्टम में जा रहा है। अब तक जो वो मिनरल वाटर पी रहा था वो गांव से थोड़ा सा अलग था, वो मिनरल वाटर पी रहा था, अब उसने पहली बार गांव का पानी पिया है, और उसने अंदर अपने समझ गया है वो कि हाँ ये प्रॉब्लम्स है। वो एक बहुत अच्छा विजुअल मेटाफर है, एक सिंबल है, हम्म। जहां पे आप ये कन्वे करते हो कि अच्छा अब ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और उस सीन के बाद कभी भी हम पूरी फिल्म में मिनरल वाटर की बोतल नहीं देखते हैं। हम्म। सो ये एक अच्छा विजुअल मेटाफर था। उड़ान की जहां तक मैंने बात करी, उड़ान का यही चीज एक विजुअल स्टोरी टेलिंग का मेटाफर है। सुपर 30 एक फिल्म आई थी, सुपर 30 में ऋतिक रोशन की जो फिल्म थी सुपर 30 में, इनफैक्ट बहुत सारी फिल्मों में बारिश को बहुत अच्छी तरीके से यूज किया जाता है। अगर आपको ध्यान होगा तो हमारी हिंदी फिल्मों में बारिश को सेंसुअलिटी के लिए भी यूज करते हैं। अब टिप टिप हम्म। बरसा पानी देख ले, या हम्म। कांटे नहीं कटते देख ले, तो उसमें थोड़ा हम्म। सा सेंसुअल फीलिंग है बारिश की। हम्म। बारिश को कई बार दुख के लिए भी यूज करते हैं। कई बार जब किसी की शमशान यात्रा जारी होती है तो आप देखते हो कि बारिश हो रही है, सो बारिश को आप दुख के लिए भी यूज करते हो। सुपर 30 में बारिश को दो तरीके से यूज किया गया है। एक, इन बिटवीन द फिल्म, मिडवे ऑफ द फिल्म, जहां पे ये किस किस कैरेक्टर के ऊपर है, मैं नाम भूल रहा हूँ उस इंसान, आनंद कुमार के जब फादर की डेथ हो जाती है, और वो फादर को हार्ट अटैक आया है घर में, तो फादर को लेके जब ये हॉस्पिटल जा रहा है, वो साइकिल पे जा रहा है, हम्म। बहुत तेज बारिश हो रही है उस समय, बहुत तेज, और वो जो बारिश है वो कैट्स एंड डॉग्स बारिश है बिल्कुल। हम्म। अ, इतनी तेज बारिश है कि वो उस बारिश को आप रोमांटिकली एंजॉय नहीं करते हो, वो बारिश रोमांस का प्रतीक है ही नहीं। हम्म। सो उस बारिश में आपने ये दिखाया है कि इतना ज्यादा हैवी बारिश हो रही है, हमारे घर पे एकदम बहरान टूट पड़े हैं, भैया क्या हो गया है, बिकॉज फादर की डेथ हो गई है, अब नाउ ही हैज टू ट्रांसफॉर्म हिज वे ऑफ लिविंग। सिमिलरली इसी फिल्म में टुवर्ड द एंड, जब इसके पहले बैच के बच्चे, ऑल 30 ऑफ देम, दे क्लियर आईआईटी, दे क्रैक द आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम, तब भी बारिश हो रही है, और तब ऋतिक रोशन एकदम खुशी के आंसू रो रहा है, मतलब वो एक एक्टिंग, जो एक छोटा सा सीन है, वो खुशी के आंसू रो रहा है, और तब भी बारिश हो रही है। सो यहाँ पे सेम फिल्म में आप बारिश को दो अलग अलग तरीके से विजुअली आप दिखाने की कोशिश करो, सो यू यू एक्सेंचुएट दैट पर्टिकुलर सीन। सो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पे आप चीजों को यूज करते हो टू कन्वे अ पर्टिकुलर इमोशन। गुरुदत्त इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज करते थे। गुरुदत्त मॉन्यूमेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने यूज किया है। अगर मैं कागज के फूल की बात करूं, तो पहला ओपनिंग शॉट ही उस फिल्म का जो है वो सिंबॉलिक है, जहां पे गुरुदत्त चलते हुए आ रहे हैं, बहुत बूढ़े हो चुके हैं, और अपने स्टूडियो में एंटर कर रहे हैं। पीछे एक नरेशन चलता है बाद में, और वो स्टूडियो में एंटर करते हैं, और स्टूडियो में बहुत बड़ी सी एक मूर्ति लगी है। उस मूर्ति के नीचे एक टॉप एंगल लिया गया है, और उस मूर्ति के नीचे पैरों में एक बंदा दिखता है जो गुरुदत्त है, और वहां पे फ्रीज फ्रेम होता है, एंड देन यू बिगिन द ओपनिंग क्रेडिट्स। यहां हम्म। पे आपने दिखाया है कि मटीरियलिज्म के नीचे वो जो मूर्ति है वो एक मटीरियलिज्म का प्रतीक है। मटीरियलिज्म के नीचे एक बंदा खड़ा हुआ है। अगर मैं एक और सिंबॉलिक चीज की बात करूं, तो गुरुदत्त की ही प्यासा एक फिल्म थी। हम्म। प्यासा में जो तीन तीन लीड कैरेक्टर्स हैं, उनका नाम है विजय, मीना और गुलाब। विजय सिग्निफाई करता है विक्ट्री, क्योंकि उसको विजय बनना है, विजय करना है अपनी चीज पे जो वो करना चाहता है। मीना सिंबॉलिक है मटीरियलिज्म का, जहां पे मीना विजय से सिर्फ इसलिए शादी नहीं करती क्योंकि वो पैसा नहीं कमाता है, और मुझे अपना पैसा चाहिए था जीवन में, मुझे भी तो अपनी लाइफ को सिक्योर करना है। और गुलाब सिग्निफाइंग अ वेरी वेरी कोमल कोमल सी एक चीज है, जो वहीदा रहमान का कैरेक्टर है, जो कि प्यार करती है गुरुदत्त को, बीइंग अ प्रोस्टिट्यूट, हम्म। शी लव्स गुरुदत्त कैरेक्टर। तो ये भी एक तरीके से सिंबॉलिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है। तमाशा मूवी में बहुत सारे सिंबॉलिक एलिमेंट्स हैं, जहां पे अगर तुम साथ हो जो गाना है, उसमें बहुत सारे लोग ये डिकोड करते हैं कि रणबीर के जो कपड़े हैं, दे दे सिग्निफाई द ब्रेन, ब्रेन का जो कलर होता है, दीपिका के जो कपड़े हैं दे सिग्निफाई रेड कलर, उनकी पैशन। हार्ट का कलर होता है, सो शी इज हार्ट, ही इज ब्रेन। उस तरीके से सिग्निफाई करने की कोशिश की जाती है। अब जो बहुत सारे लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती हैं, कुछ लोगों को समझ में जिनको आती हैं, वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। एक ईरानियन फिल्म का एग्जांपल मैं देता हूं, और आप मुझे बताना कि आपने वो फिल्म देखी है कि नहीं। माजिद मजीदी की एक फिल्म है बरान, BARAN। नहीं, मैंने आपने नहीं देखी है वो देखी। फिल्म? ये मैंने नहीं देखी। अच्छा, ओके। बरान बरान फिल्म में एक बहुत ही अच्छा सीक्वेंस है। बरान फिल्म में एक लड़का एक लड़की को प्यार करता है, और वो लड़की इसके साथ नहीं हो सकती है फॉर सम सर्कमस्टांस। मैं आपको कहानी नहीं बता रहा हूँ। हम्म। टुवर्ड्स द एंड वो लड़की जो है, जब वो जा रही होती है, वो जा रही है इस टाउन से जा रही है, क्योंकि अब उसकी शादी हो गई तो वो दूसरे टाउन में जा रही है। जब वो जा रही है तो मिट्टी पे हल्की सी गीली मिट्टी है, क्योंकि बारिश होती रहती है, तो हल्की सी गीली मिट्टी है, तो उसके पैरों के निशान बन गए हैं जब वो घर से निकल रही है।
ये इक्विवेलेंट है हमारे इंडिया का, जहां पे गृह प्रवेश होता है और पैरों हम्म, के निशान बनते हैं, और जब कोई बाहर हम्म, जाता है, देवदास में ये यूज किया गया है हम्म, कि जब वो ऐश्वर्या राय भागते हुए आ रही है तो वो लाल आलता गिर गया और वो भागते हुए उसके बाहर की तरफ पैर बन रहे हैं। यहाँ पे एक ये उसका इक्विवेलेंट है। वो लड़की निकल रही है और एक वो गाड़ी में, सामने उसकी गाड़ी है, वो गाड़ी में बैठ के चली जाएगी, उसके पैरों के निशान बन गए हैं, वो चली गई है। अब जब लड़का है, वो लड़की जा रही है, हमको शॉर्ट दिख रहा है वो, अब लड़का वापस आ रहा है, हताश है, दुखी है, क्योंकि अब वो कुछ कर नहीं सकता है, लड़की जा चुकी है। वो उसके पैरों के निशान को देख रहा है, हम्म, सिर्फ पैरों के निशान है कैमरा में और कुछ नहीं है, शॉट है वो पैरों के निशान का, और बारिश होने लगी है और बारिश से वो पैरों के निशान धुल गए। नाउ हम्म, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विजुअल कम्युनिकेशन कि हाँ यार, जो लड़की यहाँ पे हुआ करती थी अब वो मेरे साथ नहीं है। सो बिना कुछ कहे, बिना सिंबॉलिक आपको एक्सप्रेस, ये सिंबल सिंबॉलिकली आपको चीजें। सिंबोलिज्म पे एक मुझे अभी तुम्हारे स्टेप से अपना भी याद आया, एक हम्म। किताब है एलेक्स हेली की, रूट्स। वो बहुत फेमस किताब है राइट। वो। हम्म। जो अमेरिकन ब्लैक्स हैं उनकी एक हिस्ट्री पर बुक है, बहुत ही ओके। अमेजिंग किताब है। हम्म। उसमें एक सीन है, हम्म। इमेजिन किया हुआ है कि एक फादर है जिसकी बेटी को लोग उठा के ले जाते हैं, स्लेव्स ठीक है। स्लेव बनाने के लिए, हम्म। और वो हम्म। जबरदस्ती ले जाते हैं, और वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वो गरीब है, वो भी है ना। तो वो उसके वही फुटस्टेप बन जाते हैं मिट्टी में। तो वो राइट। जाता है और वो एक बाल्टी लेता है, और उस बाल्टी में वो हाँ। सारे जो फुट स्टेप्स हैं उनको की मिट्टी को उठा लेता है और लाके अपने ओके। पास घर में रख लेता है। सिंबॉलिकली वो ये मीन करना चाह रहा है कि वो वापस आएगी, वो गई करेक्ट। नहीं। तो वो भी एक करेक्ट। बड़ा, जो जब तुम फुट स्टेप्स की बात कर रहे हो तो मुझे वो सिंबॉलिकली उस बुक की याद आ रही है कि उसमें वो उसको इस तरह से यूज करता है। तो वो बहुत भी अच्छा। बड़ा। तो अगर, सो फॉर एग्जाम्पल, अगर इस चीज पे मैं फिल्म बनाने की कोशिश करूं तो हो सकता है एज अ राइटर मैं ये लिख दूं, लेकिन हम्म, हो सकता है मैं राइटर, एज अ राइटर, सिर्फ ये लिखूं कि एक बाप की बहुत फीलिंग थी और बाप अपनी बेटी को रखना चाहता था अपने घर पे, उसकी फीलिंग को। हम्म, डायरेक्टर कई बार ये करते हैं, कई बार हम्म, डायरेक्टर के होता है कि हमें ऐसा कुछ दिखाऊंगा। हम्म, एक एक बहुत ही सिंबॉलिकली वो फिल्म, या इनफैक्ट बहुत ज्यादा फिल्म वो उतनी पसंद नहीं की, कि लव आजकल फिल्म थी, जो पहली वाली लव आजकल थी। हम्म, इसमें सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण थे। सो उस लव आजकल में टुवर्ड्स द एंड एक सीन है जहां पे सैफ अली खान अलग कंट्री में काम करता है, दीपिका इंडिया में काम कर रही है, बिकॉज ये लोग काम अलग करते हैं तो साथ में नहीं हो सकते हैं। सैफ का एक सीन दिखाया गया है फिल्म में जिसमें कुछ गुंडे उसके उसके मार्केट प्लेस में आके उसको बहुत ज्यादा उससे झगड़ा करते हैं और उसको चोट लग जाती है। अब जो चोट लगी है, चोट कहीं भी लग सकती थी। नाउ इमेजिन, ये एक सीन है जिसमें चोट लगने के बाद वो रियलाइज करता है कि नहीं यार, मेरे को ना दीपिका के साथ रहना है, मुझे उसको मनाना पड़ेगा। तो वो इंडिया आता है उसके बाद, और दीपिका से मिलने के लिए भागा 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 जाता है। वो पुराने किले में दिल्ली में कुछ रेस्टोरेशन का काम कर रही होती है। सो भागते भागते जाता है, यहाँ पे उसके नाक पे, यहाँ पे एक बैंडेज बंधी है। सो कई सारे लोग ये नोटिस नहीं करते, उसकी नाक पे एक बैंडेज है। नाक पे चोट का मतलब ये होता है कि हम जनरली एक फ्रेज यूज करते हैं हिंदी में कि नाक नाक रह गई, नाक नाक बच गई मेरी। नाक आपकी इज्जत से रिलेटेड होती है, नाक आपके ईगो से रिलेटेड होती है। नाक ईगो कट पे गई। चोट लगवा के मैं आया हूं। हम्म, सो वो एक जो चीज दिखाई गई है, चोट उसके माथे पे भी लग सकती थी, हाथ पे भी लग सकती थी, बट वो एक डायरेक्शन का पॉइंट होता है कि ईगो को छोड़ के, ईगो को साइड में रख के वो आया है। एंड दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली बॉम्बे, बॉम्बे फिल्म का गाना है तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। तू ही रे को अगर कोई ध्यान से देखेगा तो तू ही रे में मनीषा कोइराला की जो शुरुआत होती है, उसने पूरा बुर्का पहना हुआ है, पूरा फुल्ली कवर्ड है वो। हम्म, जैसे जैसे वो भागते भागते आ रही है अरविंद स्वामी के पास, धीरे धीरे उसका बुर्का खुल रहा है। एक पॉइंट पे उसका बुर्खा जो है वो एक एंकर में, जो जो समुद्र के हम्म, किनारे एंकर है उस पे अटकता है। वो बुर्खा उतारती है और फिर बाहर जाती है, क्योंकि वो बुर्खा उसको रोक रहा था। नो, दिस इज विजुअल सिंबोलिज्म। बुर्खा सिर्फ वो बुर्खा नहीं है, बुर्खा उसके रिलीजियस आइडेंटिटी है। उस रिलीजियस आइडेंटिटी को पीछे छोड़ के मैं जा रही हूँ क्योंकि लड़का यहाँ पे हिंदू है। सो मैं उस रिलीजियस आइडेंटिटी को छोड़ दूंगी, मुझे उस बंदे के साथ रहना है। ये मणिरत्नम ने दिखाया है। ये हो सकता है राइटर ने ना लिखा हो, ये मणिरत्नम का दिमाग है कि यार मुझे ऐसे दिखाना है। सो हम्म। ये सिंबोलिज्म्स होते हैं जहां पे आप किसी एक चीज को और अच्छी तरीके से, प्रोफाउंड तरीके से समझ पाते हो। दैट्स अबाउट इट। ओके, एक डायरेक्शन के बारे में मुझे लॉन्जिविटी ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बात करनी है, क्योंकि मैंने ये ओके। ऑब्जर्व किया है पर्सनली, एंड इट कुड बी पॉसिबली ओनली मी, कि मुझे ऐसा लगता है कि हम्म। हॉलीवुड के कई डायरेक्टर्स हैं जो कि बहुत लंबे समय तक जिन्होंने काम किया, जैसे मार्टिन स्कॉर्सेसी है या स्टीवन स्पीलबर्ग हम्म। है, और 20-30 साल के बाद भी आपको ये फीलिंग आती है कि दे आर रेलेवेंट, उनकी मूवीज अच्छी हैं, हम्म। कंटेम्प्रेरी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि टाइम के साथ स्टेल हो गए हैं। लेकिन राइट। जब मैं हिंदी फिल्मों में देखता हूँ तो मुझे ऐसे डायरेक्टर्स दिखते ही नहीं है। कुछ तो खैर अनफॉर्चुनेट, जैसे गुरुदत्त की डेथ जल्दी हो गई। बिमल रॉय ने भी राइट। बहुत सारी फिल्में नहीं बनाई हैं, मुझे लगता है 7-8 फिल्में ही मुझे जो
ध्यान में आती हैं। एक ऋषिकेश मुखर्जी इज पॉसिबली द ओनली एक्सेप्शन हु मेड वाज अ प्रोलिफिक फिल्म मेकर, जिसने शायद 15-20 फिल्में बनाई हैं और अक्रॉस 10-15 साल, और काफी सारी बनाई है, और फिल्में ऑलमोस्ट सारी ही अच्छी हैं। सुभाष घई को हम देखते हैं तो आई कैन सी कि विद टाइम उनकी जो क्वालिटी ऑफ फिल्म मेकिंग थी वो उतनी अच्छी नहीं रही। तो इज इट अ वेरी इंडियन थिंग कि डायरेक्टर्स उतने अच्छे नहीं रहते हैं? एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि आई थिंक पॉसिबली आपके आर्टिस्टिक जूसेस शायद हो सकता है इतने लंबे समय तक ना चल पाए, इवन राइटर्स सारी किताबें अच्छी नहीं लिख पाते। तो दैट इज पॉसिबल एज अ क्रिएटिव पर्सन कि यू कैन नॉट रिमेन क्रिएटिव फॉर सो लॉन्ग, बट हाउ कम? तो बेसिकली इट्स अ टू फोल्ड क्वेश्चन। पहला तो क्या इज इट, डू यू आल्सो थिंक कि इंडिया में कम है, बाहर ज्यादा है, या इट कुड बी ओनली माय ऑब्जर्वेशन? एंड सेकंड, क्रिएटिविटी क्या विद टाइम ऑल्टर करती है या कम हो जाती है, या इट आल्सो वर्क्स विद सम एंड इट डजंट वर्क विद अदर्स? देखो, ये आपने बहुत ही ऐसा सवाल पूछा है जिसपे मुझे बहुत ज्यादा कंप्लेंट है हमारे डायरेक्टर से पर्टिकुलरली। ओके। मुझे बहुत कंप्लेंट है कि महेश भट्ट का वो ऑरा कहाँ चला गया, राजकुमार संतोषी का वो ऑरा क्यों चला गया, सुभाष घई का क्यों चला गया। मतलब अगर डायरेक्शन आता है आपको तो आप क्यों रेलेवेंट नहीं रह पा रहे हो, आप क्यों नहीं बना पा रहे हो अच्छी फिल्में। रमेश सिप्पी का ऑरा, रमेश सिप्पी हैं, काम कर सकते हैं, क्यों ऑरा चला गया ओवर द इयर्स। तो मुझे मुझे ये हमेशा से कंप्लेंट रही है। इनफैक्ट अगर महेश भट्ट की वो फिल्में जो उनकी थी एक्चुअली, जो जो महेश भट्ट जिसके लिए जाने जाते हैं, आज उन फिल्मों का इतना ज्यादा मार्केट है। अगर मैं आपसे बात करूं, जो फिल्म बफ्स हैं, जो सिनेफाइल्स हैं, वो फिल्में कितनी पसंद करते हैं। गुलजार साहब ने माचिस के बाद हुतुतु बनाई, और हुतुतु के बाद उन्होंने फिल्में बनाना छोड़ दिया। मुझे लगता है कि गुलजार साहब अगर फिल्में बना रहे होते तो क्या कमाल की फिल्में होती, क्योंकि जब उनकी फिल्में थी तब उनको पैरेलल फिल्में माना गया, ऑफ कोर्स पसंद की गई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कलेक्शन हुआ होगा। आप कोशिश का देख लो, परिचय का देख लो, कहाँ इतना कलेक्शन हुआ होगा यार इन फिल्मों का। सो मुझे लगता है पर्टिकुलरली कि डायरेक्टर्स ना जो, सो ये मेरा ओपिनियन है, डायरेक्टर्स जो ओवर टाइम नहीं बनाते हैं फिल्में, जैसे हम सुभाष घई की बात करें, शायद दे आर नॉट एबल टू अडेप्ट टू द चेंजिंग टाइम्स। ये वही फंडा है जो दूरदर्शन का है। दूरदर्शन ने अडेप्ट नहीं किया खुद को, नोकिया ने खुद को स्मार्टफोन्स के लिए अडेप्ट नहीं किया, तो पीछे रह गया रेस में। फंडा वो है। तो जब इन्होंने फिल्में बनाई तब इतनी बढ़िया बनाई, इसलिए आई मिस देम, आई जेन्युइनली मिस देम। अभी राजकुमार संतोषी की एक फिल्म आने वाली है इस 15 अगस्त को, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट पर्टिकुलरली। लाहौर की वो फिल्म है, आमिर खान प्रोड्यूसर हैं, सनी देओल है उस फिल्म में, तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट फिल्म। लेकिन ये लोग बहुत कम फिल्में बनाते हैं। इनफैक्ट मुझे मुझे लगता है कि शायद वो समय के साथ बदलना, वो शायद इन लोगों ने उतना अडेप्ट नहीं किया, क्योंकि शायद इनकी जो सोच रही होगी वो थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स रही होगी, उस सेंस में कि यार फिल्मों को ऐसे ही बनना चाहिए। जब डिजिटल टेक्नोलॉजी आई तो शायद उन्होंने अडेप्ट नहीं किया, जब नए तरीके के एक्टर्स आए तो उन्होंने अडेप्ट नहीं किया। सो टाइम चेंज होता है, लोगों का काम करने का तरीका चेंज होता है, तो जो लोग अडेप्ट कर पाएंगे शायद वो लोग उससे अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। मुझे लगता है कि ये अडेप्टिंग की जो क्वालिटी है वो हॉलीवुड में ज्यादा रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए मेरे हिसाब से स्टीवन स्पीलबर्ग की जो हर फिल्म होती है, मेरे लिए स्टीवन स्पीलबर्ग इज द बेस्ट डायरेक्टर एवर। आप उनकी कोई फिल्म देख लीजिए, वो एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है। इतने सारे जॉनर्स की फिल्म उन्होंने बनाई है, इनफैक्ट हर तरीके की फिल्म उन्होंने बना दी है मेरे हिसाब से। तो स्टीवन स्पीलबर्ग क्यों रेलेवेंट है, क्यों कंटिन्यूअसली काम करते जा रहे हैं, वो शायद इसलिए क्योंकि वो अडेप्ट कर पा रहे हैं, वो चीजों को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्रिस्टोफर नोलन भी हैं फॉर एग्जाम्पल। अब क्रिस्टोफर नोलन अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी में अडेप्ट नहीं कर रहे तो वो चीजें क्रिएट कर रहे हैं जो उनको पसंद है, तो वो आज भी फिल्म पे बनाते हैं, आज वो फिल्म रील पे बनाते हैं। क्यों? उनका काम करने का तरीका एक जैसा है कि भाई मैं वीएफएक्स यूज नहीं करूंगा, नई टेक्नोलॉजी को मैं अडेप्ट नहीं करूंगा, लेकिन उसकी वजह से कोई लिमिटेशन नहीं आने दूंगा। अगर वो लिमिटेशन आने दें कि भाई मैं वीएफएक्स यूज नहीं कर रहा तो मैं कुछ चीजें नहीं कर पा रहा, तो ही इज अ बैड डायरेक्टर मेरे हिसाब से। बट वो लिमिटेशन तो नहीं आ रही है, काम तो वो हर चीज कर रहे हैं, वो ओपेनहाइमर भी कर रहे हैं, वो इंसेप्शन भी कर रहे हैं, वो इंटरस्टेलर भी कर रहे हैं विदाउट वीएफएक्स। तो जब मैं विदाउट वीएफएक्स भी वो चीज क्रिएट कर सकता हूं, दैट्स फॉर मी दैट इज अ जॉब वेल डन। ये सारे लोग जो इंडिया में है पर्टिकुलरली, वो मुझे लगता है वो अडेप्टेबिलिटी का एक फैक्टर है जो नहीं आ पा रहा। महेश भट्ट ने कोशिश करी थी 1-2 साल पहले सड़क 2 बनाने की, वो अच्छी फिल्म नहीं बनाई उन्होंने। जबकि ऐसा नहीं है कि उनमें कैलिबर नहीं है, कैलिबर बहुत ज्यादा है। ओवर द इयर्स आशुतोष गोवारिकर वो फिल्में नहीं बना पा रहे हैं जो जिसका उनके पास पोटेंशियल है और कैलिबर है। क्यों नहीं हो पा रहा है मुझे नहीं समझ में आता। इसका रीजन क्या होगा वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आशुतोष गोवारिकर इज अ बैड डायरेक्टर।
ही इज अ वेरी गुड डायरेक्टर, बट देन हर फिल्म उनकी वैसी चलती रहे वो शायद उतना पॉसिबल नहीं। अनुराग कश्यप की भी कुछ फिल्में आई हैं बीच में ऐसी जो उतनी स्ट्रांग नहीं थी, जैसे ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत, इट वाजंट दैट स्ट्रांग अ फिल्म। अगली मुझे बहुत स्ट्रांग नहीं लगती, इट्स अ डिसेंट फिल्म, गुड फिल्म, उतनी स्ट्रांग नहीं लगती। बट उन्होंने नो स्मोकिंग बनाई, तो जब नो स्मोकिंग आई थी तो लोगों को समझ में नहीं आई, इंडियन ऑडियंसेस को समझ में नहीं आई, और इसलिए उस फिल्म को फ्लॉप का दर्जा दे दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं नो स्मोकिंग इज अ वेरी वेरी गुड फिल्म, पर्टिकुलरली अगर हम इंडियन सिनेमा की बात करें। सो डायरेक्टर्स ओवर द इयर्स कैसा काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री के क्या चेंजिंग ट्रेंड्स हैं, उस पर भी काफी कुछ डिपेंड करता है। शुरुआत अगर मैं देखूं तो संजय लीला भंसाली की खामोशी से हुई। अ, उन्होंने उसके बाद हम दिल दे चुके सनम बनाई, उन्होंने ब्लैक बनाई, लेकिन अब जो वो फिल्में बनाते हैं दे आर ऑल अबाउट ग्लैमर एंड ग्रैंडियर, तो वो भी उन्होंने अब कर दिया है। तो अब मुझे भंसाली की भी फिल्में सिमिलर लगती हैं, वो कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे। क्या कभी भंसाली कोई एक बायोपिक बना सकते हैं किसी एक स्पोर्ट्स पर्सन पे? शायद नहीं बनाएंगे वो, क्योंकि उसमें इतना स्कोप नहीं है, क्योंकि अब उनका माइंडसेट शायद वैसा ही हो गया है कि वो वैसे ही फिल्में बना रहे हैं। अभी रिसेंट इम्तियाज अली के एक फिल्म का टीजर आया है जो कि थोड़े दिन बाद रिलीज होने वाली है, मैं वापस आऊंगा। उसमें भी मुझे काफी सिमिलर टेम्पलेट्स दिख रहे हैं जो मुझे लव आजकल में दिखे, जो मुझे जब हैरी मेट सेजल में दिखे। सो क्यों क्यों वो नहीं कर पा रहे हैं, उसका रीजन वही बेस्ट बता पाएंगे। मुझे ये लगता है कि आप खुद को रीइन्वेंट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। इंडियन डायरेक्टर्स में जो रीइन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो कबीर खान है, जो बनाते तो सिमिलर टॉपिक्स पे कहानियां हैं, मतलब सिमिलर उनका एक एक ज्योग्राफिकल एक वो चीज होती है, इंडिया से ज्योग्राफिकल जियो पॉलिटिक्स होती है, लेकिन जो स्टोरी होती है वो काफी हद तक अलग होती है। कबीर खान ने ही 83 बनाई, और कबीर खान हमेशा से वो बना रहे थे। सो मेरे हिसाब से जो डायरेक्टर्स रीइन्वेंट करते जाएंगे, भले ही आपकी फिल्म उतनी ना चले, लेकिन आप एटलीस्ट खुद को ऐसे ऐसे आप प्रोजेक्ट करते हो कि आप कुछ नया नया बना रहे हो। सो मेरे हिसाब से वो डायरेक्टर वर्सेटाइल है। वर्सेटाइलिटी की जहां तक बात आती है, मुझे लगता है टैरेंटिनो वर्सेटाइल नहीं है, ये मेरा बहुत ज्यादा एक बड़ा कंसर्न है। टैरेंटिनो ने जो जितनी भी फिल्में बनाई है उसका टेम्पलेट सिमिलर रहा है, अगर आप देखो तो स्टाइल है, ब्लड है, क्राइम है। क्या टैरेंटिनो एक रोमांटिक फिल्म बना सकते हैं? क्या टैरेंटिनो एक स्पोर्ट्स ड्रामा बना सकते हैं? ऑफ कोर्स ही इज अ ग्रेट डायरेक्टर। अभी मेरा ओपिनियन है जैसा आपका डिनीरो वाला था, कि टैरेंटिनो ऑफ कोर्स ही इज अ ग्रेट डायरेक्टर, मुझे वो बहुत पसंद है, उनकी फिल्में बहुत पसंद है। इनग्लोरियस बास्टर्ड्स तो मेरे लिए एकदम अमेजिंग फिल्म है, उससे उससे अच्छी फिल्म मुझे कोई लगती नहीं उनकी। बट क्या वो एक रोमांटिक फिल्म बना पाएंगे? क्या वो एक लाला लैंड बना सकते हैं? क्या वो एक हर बना सकते हैं? क्या वो एक नोटबुक बना सकते हैं? सो आई हाईली डाउट दैट एज वेल। तो एक डायरेक्टर की स्किल शायद उसके जॉनर में बहुत अच्छी होती हो, ओवर टाइम वो जॉनर कितना रेलेवेंट रहता है उसकी भी एक बात है। आज मैं एक लव स्टोरी बनाने की कोशिश करूंगा जो थोड़ी सी ओल्ड स्कूल लव स्टोरी है, आज शायद लोगों को पसंद नहीं आएगी। आज आपको लव स्टोरी थोड़ी सी आज के टाइम की देनी पड़ेगी, आपको उसमें स्लैंग्स यूज करने पड़ेंगे जो आज लोग यूज करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हम वही वाली फिल्में बना रहे हैं जिसमें मिलना है बिछड़ना है। आपको टेक्नोलॉजी की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आज का टाइम ही अलग हो गया, लोगों को वो चीज समझ में नहीं आएगी। सो अडेप्टेबिलिटी की बात है जहां तक मुझे लगता है। और जो Got आपने it. स्कॉर्सेसी की बात की आज भी, या हम्म। बोलिए। तो आई थिंक मुझे तो ये भी लगता है कि जब तुम बोल रहे हो तो मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि शायद इट इज ऑल्सो टू डू समथिंग विद द इंडियन कल्चर, की पॉसिबली हम बहुत सेफ प्ले करना चाहते हैं। तो जब आदमी को लगता है कि मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ और इसमें अच्छा कर पा रहा हूँ, तो मैं वही रिपीट करता रहता हूँ, और शायद बाहर ये फियर नहीं है। तो आई थिंक जो ट्रू लव फॉर आर्ट है वो शायद बाहर एग्जिस्ट कर रहा है। इंडिया में हम आई थिंक अभी बहुत सेफ प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद पॉसिबली दैट कुड ऑल्सो बी अ बिल्कुल, रीजन कि शायद आपकी ये रीजन हो क्रिएटिविटी सकता है। हैम्पर हो जाती है। चलो, जी। गुड। तो अब हम अपने लास्ट सेगमेंट में आ गए हैं रोचक। तो मैं अपने सारे गेस्ट से नॉर्मली उनकी रिकमेंडेशन लेता हूँ। तो यूजुअली मैं उनसे बुक रिकमेंडेशन लेता हूँ, या मूवी रिकमेंडेशंस, या पॉडकास्ट रिकमेंडेशन लेता हूँ। तो आज हमने डिस्कस बुक, मूवीज, डायरेक्शन और एक्टिंग के बारे में किया है। तो अपने कुछ फेवरेट डायरेक्टर रिकमेंडेशंस दो, और एंड पॉसिबली एक एक लाइन ये भी बता सकते हो कि वो डायरेक्टर तुम्हें क्यों पसंद है। तो सो दैट जो लोग हमें सुन रहे हैं, पॉसिबली कुछ डायरेक्टर्स के नाम उन्होंने सुने होंगे, और हो सकता है कुछ डायरेक्टर्स का नाम वो सुन के उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। ठीक है। सबसे पहला जो नाम मैं बताऊंगा वो इंडियन नहीं है, वो एक ईरानियन फिल्म डायरेक्टर है जिनका नाम है असगर फरहदी। असगर फरहदी, उनकी फिल्में अगर आप कोई भी 2 या 3 फिल्में भी देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो डायरेक्टर क्या बना रहे हैं। और असगर फरहदी जिस तरीके का रियलिज्म दिखा रहे हैं, वो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब जो एक अच्छी अच्छी फिल्म मानी जाती है, जो मैं जिसको अच्छी फिल्म मानता हूँ, वो असगर फरहदी मेरे लिए बनाते हैं। मेरा बहुत ही दिली तमन्ना है कि मैं कभी कभी उनसे मिल पाऊं।
मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ऑफ कोर्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन वो बहुत ही बढ़िया फिल्म्स बना रहे हैं, ह्यूमनिस्टिक स्टोरीज हैं और बहुत ही रियलिस्टिक पैटर्न्स पे बना रहे हैं। तो जिनको भी रियलिस्टिक सिनेमा पसंद है उसको जरूर असगर फरहदी को एक्सप्लोर करना चाहिए। इंडियन डायरेक्टर्स में एक नाम है जो कि मराठी सिनेमा का नाम है, चैतन्य तमहने। तो शायद बहुत सारे हिंदी हिंदी बेल्ट वाले लोग उनको नहीं जानते होंगे। चैतन्य तमहने की फिल्म्स आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर करनी चाहिए। इंडिया में ऑफ कोर्स उनका नाम फिल्म सर्किट में बहुत रिस्पेक्ट से लिया जाता है, और उनकी फिल्में आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर करनी चाहिए। एक मलयालम फिल्म डायरेक्टर हैं लीजो होज पेलिसरी। अमेजिंग डायरेक्टर, मतलब जिस तरीके से वो फिल्म्स बना रहे हैं। उनकी एक फिल्म थी चुरुली, CHURULI। चुरुली एक उनकी फिल्म है जो कि टाइम ट्रैवल पे है। नाउ व्हेन आई से, शायद आपने वो फिल्म अगर देखी है नहीं देखी है, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि वो फिल्म टाइम ट्रैवल पे है और उस फिल्म में टाइम ट्रैवल हो रहा है, आपको ये समझ के देखनी है, फिर भी वो फिल्म मुश्किल है समझना। अच्छा। सो वो इस तरीके से बनाई है वो फिल्म, और इतना रूटेड रखा है उस फिल्म को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि वो इंडियन फिल्म्स में भी टाइम ट्रैवल हो सकता है, ये हमारे लिए कंसेप्ट समझने में बहुत मुश्किल हो जाता है। हिंदी बेल्ट में बात करूं तो मुझे विक्रमादित्य मोटवाने बहुत पसंद है। पर्टिकुलरली मुझे प्रियदर्शन बहुत पसंद है फॉर द कॉमेडीज दैट ही हैज मेड, एंड ऑफ कोर्स फिल्म्स लाइक गर्दिश और विरासत जो उन्होंने बनाई। सो एक ऐसा डायरेक्टर जो कॉमेडी इतनी बढ़िया बना रहा है, और वही बंदा विरासत और गर्दिश भी बना रहा है। सो मेरे मेरे लिए प्रियदर्शन इज अ मास्टर मास्टर फिल्म मेकर। विक्रमादित्य मोटवाने पर्टिकुलरली फॉर द सिनेमैटिक वैल्यू दैट ही ब्रिंग्स। तो विक्रमादित्य मोटवाने से तो मैं बात भी कर चुका हूँ। मेरे मेरे मेरा जो PhD मैंने की है, सो PhD में मैंने इंटरव्यू भी विक्रमादित्य मोटवाने का लिया, एंड ही इज अ ग्रेट गाय। जिस जो ओपिनियंस वो दे रहे थे, दैट इज अमेजिंग, मतलब बहुत बढ़िया। फरहान अख्तर, मैं कहना चाहूंगा फरहान अख्तर ने बहुत कम फिल्म्स बनाई हैं, लेकिन जितना उनका डायरेक्शन है, चाहे वो दिल चाहता हो, दिल चाहता है हो, चाहे लक्ष्य हो, डॉन हो, फरहान अख्तर से भी इनफैक्ट मैंने बात की है, एंड फरहान अख्तर इज अ ग्रेट गाय टू टॉक टू। ही इज वेरी हिलेरियस, ही इज ह्यूमरस। सो श्रीराम राघवन मुझे बहुत पसंद है। श्रीराम राघवन की फिल्म्स पर्टिकुलरली राइट फ्रॉम एक हसीना थी टिल वेरी रिसेंटली, अभी तो उन्होंने 21 बनाई है। तो श्रीराम राघवन का भी एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगी कि अभी तक वो हमेशा सस्पेंस थ्रिलर्स बनाया करते थे। अब उन्होंने पहली बार एक वॉर ड्रामा बनाया 21, जिसमें अगस्त्य नंदा है। और 21 जो उन्होंने फिल्म बनाई है, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर वॉर फिल्म जो हम देखते हैं। सो ये कुछ डायरेक्टर्स हैं। वेत्री मारन एक एक डायरेक्टर हैं, तमिल तमिल इंडस्ट्री के। सो वेत्री मारन मुझे बहुत पसंद है। तो ये कुछ डायरेक्टर्स हैं जो जिनका काम मुझे बहुत बहुत पसंद है। वेत्री मारन ने बहुत ज्यादा बार कास्ट पॉलिटिक्स पे बहुत ज्यादा बात की है। कास्ट को जिस तरीके से हमारे देश में देखा जाता है, अलग अलग स्टेट्स में और अलग अलग छोटी छोटी कम्युनिटीज में, वेत्री मारन इज अ मास्टर ऑफ दैट। तो ये कुछ डायरेक्टर्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है। राजू हिरानी ऑफ कोर्स मुझे पसंद है फॉर द सिंप्लिसिटी ही ब्रिंग्स इन। तो या गॉट इट। जब तुम पॉलिटिक्स की बात करते हो तो एक आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने सोचा नहीं था, पर एक मेरे मन में ख्याल में आया कि जब हम कई बार कुछ मूवीज के लिए कहते हैं कि ये मूवी पॉलिटिकल इन नेचर है, जैसे कश्मीर फाइल्स के लिए कई लोग ये कहते हैं, मैंने देखी नहीं है, कि वो पॉलिटिकल इन नेचर है। कई लोग कहते हैं कि इट्स अ प्रोपेगेंडा मूवी है एज वेल। तो जब हम कहते हैं कि कोई मूवी पॉलिटिकल इन नेचर है, तो उसका मतलब क्या होता है? डज इट मीन इट हैज टू बी पॉलिटिकल इन नेचर और इट इज समथिंग एल्स? तो ये एक क्वेश्चन है जो जिसके बारे में तुमसे जानना चाहूंगा। देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो फिल्म आप देखते हैं वो पॉलिटिकल होती है। ओके। चाहे वो लव स्टोरी हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो थ्रिलर हो, दुनिया की कोई फिल्म ऐसी नहीं है जो पॉलिटिकल नहीं है। लेट मी टेल यू व्हाई। जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि गवर्नमेंट है इन्वॉल्व, या पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि हम गवर्नमेंट पे तंज कस रहे हैं या इलेक्टोरल चीजों की बात कर रहे हैं। रंग दे बसंती पॉलिटिकल होगी क्योंकि उसमें मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं। हम कश्मीर फाइल्स की बात करेंगे, वो पॉलिटिकल है। हम आंधी की बात करेंगे, दैट दैट इज पॉलिटिकल। हम लिंकन की बात करेंगे, दैट इज पॉलिटिकल। हम जीरो डार्क 30 की बात करते हैं, दैट इज पॉलिटिकल। लेकिन पॉलिटिकल का मतलब सिर्फ वो नहीं होता। सी, पॉलिटिक्स क्या होता है? पॉलिटिक्स हमारा समाज है, जिस समाज में हम रह रहे हैं। सो अगर एक पति अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है, दैट बिकम्स पॉलिटिक्स। दैट बिकम्स घर का पॉलिटिक्स, सोसाइटी का पॉलिटिक्स और जेंडर पॉलिटिक्स। अगर कोई रेप रेप विक्टिम की कहानी है, दैट बिकम्स अ पॉलिटिकल फिल्म दैट वे। अगर मैं फैमिली डायनामिक्स की बात कर रहा हूं और फैमिली कैसे आपस में इंटरैक्ट कर रही है, दैट बिकम्स पॉलिटिक्स। अगर मैं बात कर रहा हूं कि लड़का अमीर है, लड़की गरीब है, दैट बिकम्स पॉलिटिक्स। क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक क्लास की बात हो रही है। सो बर्फी का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। बर्फी, क्या बर्फी एक पॉलिटिकल फिल्म है आपके हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब नहीं, से तो बर्फी नहीं में है। कुछ हाँ।
मैं आपके हिसाब से नहीं है। अब मैं उसमें बताता हूँ, उसमें एक पर्टिकुलर सीन है जहां पे रूपा गांगुली का जो कैरेक्टर है वो इलियाना डिक्रूज को एक जगह पे लेके जाती है जब इसको रणबीर कपूर से प्यार होता है, और वो फिर दिखाती है कि देखो वो बंदा देख रही हो, लड़का देख रही हो, मैं उससे प्यार किया करती थी, और मैं अपना घर सब उसके लिए छोड़ने को तैयार थी, लेकिन फिर मेरे फादर ने मुझे समझाया, और आज देखो मैंने उससे शादी नहीं की, आज मुझे देखो मैं कितने बड़े घर में रह रही हूँ, तुमको इतना अच्छा पालन पोषण किया, और आज उस बंदे को देखो, आज भी वो लकड़ियां काट रहा है, तब भी वो लकड़ियां काट रहा था। ये क्या आया, ये आपका इकोनॉमिक्स आई यहाँ पे। उसी फिल्म में बर्फी में ही झिलमिल को, प्रियंका चोपड़ा को किडनैप कर लिया जाता है, उसके पीछे मारने पीटने की उसको प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती है, क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी इन्वॉल्व थी। एक ऐसी बंदी जिसको ऑटिज्म है, उसको उसकी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, क्या ये पॉलिटिक्स नहीं है? क्या ये हमारे फैमिली डायनामिक्स नहीं है? तो जिन फिल्मों को हम पॉलिटिकल नहीं समझते हैं वो भी पॉलिटिक्स है, वो भी पॉलिटिकल है। सो कहीं पे जेंडर पॉलिटिक्स आएगा, कहीं पे क्लास पॉलिटिक्स आएगी, कहीं पे इकोनॉमिक क्लास आएगी, कहीं पे कास्ट पॉलिटिक्स आएगी। सो जरूरी नहीं है कि हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, हम छोटी छोटी मोटी जो चीजें हैं, अगर हम सैराट जैसी मूवी की बात करें, मराठी फिल्म है जिसमें ऑनर किलिंग की बात की गई है, वहां पे लड़की जो है वो अपर क्लास की है, लड़का जो है वो लोअर क्लास का है, वो क्लास डायनामिक्स है, वो क्लास पॉलिटिक्स है, और वहां पे फिर वो ऑनर किलिंग है, दोनों को मार दिया गया है। उसमें कोई गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, वहां पे कुछ पॉलिटिकल फंडे की बात नहीं हो रही, लेकिन ये हमारी सोसाइटी का पार्ट है। बिकॉज फिल्म सोसाइटी का पार्ट है, बिकॉज फिल्म सोसाइटी से निकली है, ये सारी फिल्में पॉलिटिकल इन नेचर हैं। सो जब भी हम फिल्म्स की बात करते हैं, फिल्म्स विल बी पॉलिटिकल, क्योंकि हम उसको समाज के दायरे में रख के देख रहे हैं। अगर हम एनिमल मूवी से थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं कि एनिमल मूवी में तो बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी दिखाई गई है, और ऐसा नहीं होता है, या अपने वो लड़का जो है वो लड़की को थप्पड़ मार रहा है, ये कैसे हो सकता है, उससे हमको ये समझना है कि हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, और हमें किस तरीके की फिल्म और किस तरीके का समाज हम क्रिएट करना चाहते हैं। वो जो समाज है वो पॉलिटिक्स का पार्ट है। सो उस तरीके से वो पॉलिटिक्स के स्पेक्ट्रम में फिट होती है। सो एवरी फिल्म टू मी इज पॉलिटिकल। सो जब आप सिस्टम की बात करते हो कि मुझे मुझे एडमिशन नहीं मिल पा रहा क्योंकि किसी और को सिफारिश से मिल गया, सो वो आपने एक पॉलिटिकल चीज दिखाई। दीवार का एग्जांपल लेता हूं, दीवार मुझे पता है आपकी बहुत फेवरेट फिल्म है, और मुझे भी वो बेहद पसंद है। दीवार में दोनों लोग जो है, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन, पॉलिटिक्स से सफर हो रहे हैं। अमिताभ बच्चन गलत रास्ता अपना लेता है क्योंकि उसने देखा है कि भाई अमीरों के पास पैसा है, अमीरों के पास पावर है, मुझे वो पावर चाहिए, और पावर आने के बाद वो ये कोशिश करता है कि मैं अपनी माँ को अपने साथ रखूं। वो क्यों क्यों ले रहा है वो पावर? क्योंकि उसे अपनी फैमिली को अपने साथ रखना, उसने देखा है कि भाई अमीर लोग जो है, कैपिटलिज्म के चलते, मेरा बाप कहीं चला गया था, मेरा बाप चोर है, मेरे हाथ पे लिख दिया। शशि कपूर का एक सीन है फिल्म में जहां पे वो नौकरी लेने जा रहा है, और सिफारिश से किसी और को नौकरी मिल गई है, और उसको नौकरी नहीं मिल पाती। क्या है ये कैपिटलिज्म ही तो है, ये एक तरीके का क्लास डिफरेंस ही तो है, क्लास डायनामिक्स है। दिस इज ऑल पॉलिटिक्स, सिस्टम सिस्टम का फेलियर है। तो जब भी हम ये सारी चीजें बात करते हैं, हम कभी भी दीवार को पॉलिटिकल फिल्मों की लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अंडरटोन्स हैं उस फिल्म में जो हमें समझने हैं, हर एक फिल्म में होते हैं। गॉट इट रोचक। सो आज का डिस्कशन अपना ये था। आई हैड अ गुड टाइम टॉकिंग टू यू। कैसा लगा तुम्हें ये एक्सपीरियंस? बहुत बहुत मजा आया मुझे, मेरे पास बहुत सारी बातें थी आपसे भी पूछने की, आपसे करने की। आई आई रियली हैड अ ग्रेट टाइम। चलो गुड। अब एक लास्ट चीज बस पूछ लेते हैं, फिर अपने से क्लोज करते हैं कि लास्ट एक साल में 2-3 फिल्में जो तुम्हें लगा कि बहुत ही अमेजिंग थी, वो बताओ, और फिर अपन इसे एंड करेंगे। सोच लो, यू कैन टेक योर टाइम। केवल 3 फिल्में बतानी है। केवल 3 फिल्में बतानी है मुझे? आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि फिल्में आई हैं, फिल्में कुछ अच्छी भी आई हैं, लेकिन मोस्टली जो फिल्म्स आती हैं आजकल यार, टॉप ऑफ द माइंड। देखो वैसे तो फिल्में जो है वो ऑफ एंड ऑन आती रहती है। कुछ फिल्में जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, जो मैं रेकमेंड करूंगा, एक है दलकर सलमान की फिल्म आई थी चुप, जिसमें सनी देओल भी थे, CHUP, चुप। दूसरी फिल्म जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई, मुझे बहुत पसंद आई थी, फर्रे, FARREY। एग्जाम में चीटिंग के बारे में वो फिल्म थी, फर्रे। और एक मुझे मेहता बॉयज फिल्म बहुत पसंद आई, बमन ईरानी ने लिखी है और डायरेक्ट की है, तो उनकी पहली फिल्म एज डायरेक्टर है। ये 3 फिल्में जो एकदम से मुझे याद आ रही हैं वो है। सो ये मैं रेकमेंड डेफिनेटली करूंगा, लोगों को जरूर देखनी चाहिए ये 3 फिल्में। चलो, मजे की बात ये है कि ये तीनों फिल्में मैंने नहीं देखी हैं, तो मैं तो देख ही लूंगा। तो ये आपके लिए एक रिकमेंडेशन है, तीनों हिंदी फिल्म्स हैं, मुझे एकदम से हिंदी ही याद आती है टॉप ऑफ द माइंड, तो ये आपको फिल्म जरूर देखनी चाहिए। चलो ठीक है रुचि, थैंक यू सो मच बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। बाय बाय। राइट, तो आज की बातचीत यहीं तक। आपको ये बातचीत कैसी लगी प्लीज मेरे को जरूर बताइए, कमेंट्स में बता सकते हैं, आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे इंटरेस्टिंग आदमी को जानते हैं जिसके बारे में आपको लगता है कि मुझे उससे बातचीत करनी चाहिए और उसके एक्सपीरियंसेस हमें इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करने चाहिए, तो आप प्लीज वो इन्फॉर्मेशन भी मेरे साथ शेयर करिए, ठीक है?
तो आज का यहीं तक, फिर मिलते हैं हम दोबारा बहुत ही जल्दी। थैंक यू सो मच।